हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ एंथ्रेक्स की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और साथ में ये डिजीज़ आपको प्रैक्टिकली भी फील्ड पे देखने को मिल जाएगी। तो हम बात करेंगे इससे रिलेटेड सिनोनिम्स की, एटियोलॉजी यानी कि ये किससे होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, कौन से होस्ट है जो इससे इफेक्टेड होते हैं, बॉडी के अंदर इसका साइकिल कैसे चलता है, क्या इससे क्लिनिकल साइन हमें देखने को मिलते हैं, कैसे हम इसे डायग्नोस करेंगे, कैसे इसे डिफरेंशियल डायग्नोस किया जाएगा और बाद में क्या हम इसकी ट्रीटमेंट और इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सभी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिनोनिम्स की। तो दोस्तों इसे और किस किस नाम से जाना जाता है, तो 5 नाम आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है स्प्लेनिक फीवर, दूसरा है मिल्ज्ब्रेन, थर्ड है चार्बन, एक है फुल शॉर्टेड डिजीज और लास्ट है मैलिग्नेंट कार्बंकल। तो ये सभी आपको याद रखने हैं अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए अब सिनोनिम्स के बाद बात करते हैं एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी मतलब किसकी वजह से होता है। तो एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसकी वजह से होता है वो बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक होता है। तो दोस्तों इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है नॉन मोटाइल, कैप्सुलेटेड, एरोबिक, स्पोर फॉर्मिंग, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोर फॉर्मिंग, कि जैसे ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है तो इसके स्पोर से जनरेट हो जाता है। तो इसके दो वायलेंट फैक्टर होते हैं। पहला होता है कैप्सूल जो कंटेन करता है पॉली डी ग्लूटामिक एसिड और सेकंड होता है ट्रिपल टॉक्सिन। ट्रिपल टॉक्सिन में होता है एडिमा फैक्टर, लेथल फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव एंटीजन फैक्टर। सो पहला जो कैप्सूल होता है वो प्रोटेक्ट करता है फैगोसाइटोसिस से। तो दोस्तों ये बॉडी के अंदर बना रहता है। और जो ट्रिपल टॉक्सिन है इनसे वजह से क्लिनिकल साइन आते हैं जैसे एडिमा और लिथल भी हो सकता है। तो कैप्सूल कोटेड किया जाता है, एक प्लाज्मिड होता है PXO2 और जो ट्रिपल टॉक्सिन में 3 आते हैं ये कोड किए जाते हैं प्लाज्मिड PXO1 से। तो अगर बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो दोस्तों ये बॉडी में कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। तो सबसे पहले आता है इंजेक्शन, एक होता है इनहेलेशन और तीसरा होता है जो हमारी बॉडी पर वुंड बन जाते हैं उनमें जो कंटेमिनेशन हो सकता है वो इसका प्राइम मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से होस्ट को ये इफेक्ट करता है। कैटल और शीप में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद बात आती है गोट और हॉर्स की। ह्यूमन में बहुत ही कम होता है और पिग, डॉग और कैट में रेजिस्टेंट होता है। तो चलिए बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। जैसे मैंने बताया ये स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये स्पोर बनाएगा। स्पोर अगर एनवायरनमेंट में रहेंगे वो उसकी वेजिटेटिव फॉर्म होगी, नॉन पैथोजेनिक। उसके बाद जब स्पोर बॉडी के अंदर आ जाएंगे वो बॉडी के अंदर सर्वाइव क्यों करेंगे, जैसे मैंने बताया वायलेंट फैक्टर होते हैं दो, उनकी वजह से वो फैगोसाइटोसिस से बचा रहता है। उसके बाद वो प्रोलिफरेट करेगा रीजनल जो हमारी लिम्फ नोड होती है वहाँ से जाएगा लिम्फ वेसल में, वहाँ से जाएगा ब्लड में, ब्लड में जाने के बाद सेप्टिसीमिया करेगा और वहाँ से ऑल बॉडी टिश्यू में। फिर जाके जो फैक्टर हैं वो अपना एक्शन दिखाएंगे और क्लिनिकल साइन बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे। पैथोजेनेसिस के बाद बात करते हैं इसके क्लिनिकल साइन की। इसकी दो फॉर्म होती हैं, पैराक्यूट और एक्यूट। तो पैराक्यूट फॉर्म में आपको सडन डेथ देखने को मिलेगी, कुछ ज़्यादा साइन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साइन अगर आए तो क्या आएंगे, फीवर आएगा, मसल ट्रीमर आएगा, डिस्पीनिया होगी, कंजेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सभी देखने को मिलेंगे। एनिमल कोलैप्स करेगा, डाई करेगा ड्यू टू टर्मिनल कन्वर्जन की वजह से। और जैसे ही डेथ हो जाती है उसमें आपको क्या नोटिस करने को मिलेगा, ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द नोस्ट्रिल, माउथ, एनस एंड वल्वा। तो अगर बात करें एक्यूट फॉर्म की, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 2 हफ्ते, कोर्स होता है 48 आवर का। इसमें साइन आपको देखने को मिलेंगे फीवर, सीवियर डिप्रेशन, लिस्टलेसनेस, कंजेशन एंड हेमरेज ऑफ डीप म्यूकस मेम्ब्रेन, इंक्रीज हार्ट रेट एंड रैपिड रेस्पिरेशन। जो अफेक्टेड कैटल होंगे वो ओपन माउथ ब्रीदिंग करेंगे ड्यू टू ऑक्सीजन की वजह से। और इसमें आपको एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज मिल्क यील्ड, ब्लड स्टेन, डीप येलो कलर मिल्क, ये सभी देखने को मिल जाएगा।